हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले जूलियस सीजर की समरी को समझेंगे। जूलियस सीजर प्ले को 1599 से 1600 के बीच लिखा था और 1623 में इसे पब्लिश किया गया था। यह एक रेनेसांस ड्रामा है। इस ड्रामा की थीम है रूटोरिक, ऑनर और एम्बिशन। जूलियस सीजर एक हिस्टोरिक तथा ट्रेजेडी से भरा ड्रामा है। यह रोम के महान जनरल जूलियस सीजर के जीवन की सच्ची घटना पर बेस्ड है। अब हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल 1564 और उनकी डेथ 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्लेराइट, पोएट और एक्टर थे। उनके ड्रामास लगभग सभी मेन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में 39 प्लेस, 2 लॉन्ग पोएम्स और 154 सोनेट्स लिखे हैं। विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड्स नेशनल पोएट और बार्ड ऑफ हेवन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इस प्ले के कैरेक्टर्स जान लेते हैं। जूलियस सीजर एक फेमस रोमन जनरल है और कैल्पोनिया के पति हैं। प्ले के स्टार्टिंग में सीजर ने अपने दुश्मन पोम्पे को हरा दिया था। वहाँ की जनता उसे अपना राजा बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने 3 बार उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है ब्रूटस। यह एक हाई रैंक्ड रिस्पेक्टेड रोमन मैन है और सीजर के मर्डरर्स में से एक है। ब्रूटस राज्य के प्रति समर्पित है। राज्य की जनता की भलाई के लिए उसने सीजर को मारने के फैसले में केशियस का साथ दिया। अगला कैरेक्टर है केशियस। यह सीजर का विरोध करता है। वह षड्यंत्रकारियों को इकट्ठा करता है और सीजर को मारने का प्लान बनाता है। अगला कैरेक्टर है एंटनी। यह सीजर का दोस्त है। वह सीजर की डेथ के बाद जनता के सामने भाषण देता है और सीजर की जनता के प्रति वफादारी को बताता है। जनता ने एंटनी की बात सुनकर ब्रूटस और केशियस को रोम से बाहर निकाल दिया। अगला कैरेक्टर है कैल्पुनिया। यह सीजर की वाइफ है। उसे एक सपना आया था जिसमें वह सीजर की मूर्ति को कई घावों से खून बहते हुए देखती है और सीजर से रिक्वेस्ट करती है कि वह दरबार में नहीं जाए। और भी माइनर कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम स्टोरी में डिस्कस कर लेंगे। अब हम इस ड्रामा की स्टोरी डिस्कस करते हैं। जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोम्पे को हराकर रोम लौट रहे होते हैं। उनके साथ उनके दोस्त और मिलिट्री के जनरल ब्रूटस, केशियस और एंटोनी भी होते हैं। जनता की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ती है। तभी एक भविष्य देखने वाला जूलियस सीजर को चेतावनी देकर कहता है कि द इडेस ऑफ मार्च मत जाना। द इडेस ऑफ मार्च वो जगह थी जहाँ सीनेट यानी दरबार लगता था, लेकिन सीजर उसकी चेतावनी पर खास ध्यान नहीं देता है। इसके बाद केशियस कुछ और लोगों के साथ मिलकर सीजर को मारने का षड्यंत्र रचता है। वो ब्रूटस को भी अपने साइड में करने के लिए उससे बात करता है और वह कहता है कि ब्रूटस तो सीजर से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है, फिर भी हर बात का क्रेडिट सीजर को क्यों मिलता है। ऐसा सिर्फ वह ब्रूटस को फुसलाने के लिए कहता है, लेकिन उस समय ब्रूटस सीजर को मारने के षड्यंत्र में शामिल होने से मना कर देता है क्योंकि वो सीजर को अच्छा राजनायक मानता था। इसके बाद केशियस दूसरी चाल चलता है। वह ब्रूटस के घर फर्जी लेटर्स भिजवाता है। ब्रूटस को ऐसा लगता है कि वो लेटर्स राज्य की जनता ने लिखे हैं। लेटर्स में लिखा गया था कि जनता सीजर की नीतियों से नाराज़ हो रही थी। हालांकि ये सब झूठ था और षड्यंत्र का ही हिस्सा था, लेकिन ऐसे लेटर्स मिलने की वजह से ब्रूटस का सीजर के प्रति ओपिनियन बदलने लगता है। उसे डाउट होने लगता है कि कहीं सच में सीजर को पावर का घमंड तो नहीं हो गया। एक दिन जब ब्रूटस और केशियस बात कर रहे होते हैं, तभी केस्का नाम का एक आदमी वहाँ आता है। वो भी केशियस से मिला हुआ था। वो बताता है कि एक स्पीच के दौरान एंटोनी ने सीजर को 3 बार राजा बनने के लिए कहा, लेकिन सीजर ने तीनों बार इस ऑफर को ठुकरा दिया। इससे जनता ने सीजर को बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन जनता की इस अप्रिसिएशन से सीजर इतना अपसेट हो गया कि उसे दौरा पड़ गया। असल में सीजर को दौरा तो नेचुरल कारणों से पड़ा था, लेकिन केस्का ने इसे बढ़ा चढ़ाकर ऐसे बताया ताकि लगे कि सीजर सच में राजा बनना चाहता था। अब ब्रूटस को लगने लगा कि सच में ही सीजर के मन में सत्ता का लालच आ गया था। उसे लगा कि सीजर एक राजा बनना चाहता है जो देश और जनता के लिए बहुत घातक हो सकता है। आखिर देश और जनता के हित के लिए वो केशियस के षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। केशियस यह भी कहता है कि सीजर के साथ साथ उसके दोस्त एंटोनी को भी मार देंगे, लेकिन ब्रूटस इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि एक साथ 2 लोगों को मारने से जनता उन पर डाउट करेगी। अगले दिन जब सीजर दरबार की तरफ जाने लगता है तो उसकी पत्नी कैल्पुनिया उसे आज के दिन दरबार न जाने के लिए बार बार कहती है। वो कहती है कि उसने सपने में सीजर की मूर्ति को खून से लथपथ देखा है और सारे दरबारी उस खून से अपने हाथ धो रहे थे।
लेकिन तभी डिशियस नाम का एक व्यक्ति आता है जो षड्यंत्र में शामिल था। वो कैल्पुनिया से कहता है कि उसने अपने सपने का गलत मतलब निकाला है और बताता है कि आज का मामला बहुत ही ज़रूरी है और सीज़र को उसमें ज़रूर जाना चाहिए। कैल्पुनिया को समझाकर सीज़र दरबार में शामिल होने चला जाता है। दरबार में षड्यंत्रकारी एक फेक रिक्वेस्ट सीज़र के सामने रखते हैं। वो एक आदमी जिसे देश निकाला दे दिया गया था उसे वापस बुला लेने के लिए कहते हैं। सीज़र इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन ये तो वे लोग पहले से ही जानते थे। फिर सारे षड्यंत्र करने वाले सीज़र के आसपास एक सर्कल बनाकर खड़े हो जाते हैं। उसके आगे सम्मान से सिर झुकाते हैं। तभी केस्का अचानक से चाकू से वार कर देता है। एक एक करके सभी सीज़र को चाकू घोंपते हैं। आखिर में ब्रूटस भी सीज़र को चाकू मारता है। अपने दोस्त को दुश्मनों से मिला देखकर सीज़र का हौसला टूट जाता है। वो नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। सब षड्यंत्र करने वाले सीज़र के खून से अपने हाथों को रंग लेते हैं। इस तरह कैल्पुनिया का सपना सच हो जाता है। एंटोनी को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया होता है। जब एंटोनी वापस आता है तो सीज़र की डेड बॉडी देखकर रोता है, लेकिन वो ब्रूटस से कहता है कि वो उन सब का साथ देगा। फिर वो सब षड्यंत्रकारियों से हाथ मिला लेता है और देखता है कि किस किस के हाथ खून से रंगे हैं। एंटोनी उनसे पूछता है कि सीज़र को क्यों मारा, लेकिन ब्रूटस कहता है कि फ्यूनरल के समय सारी जनता के सामने यह बताया जाएगा। एंटोनी कहता है कि फ्यूनरल पर उसे भी बोलने का मौका दिया जाए, जिसे ब्रूटस स्वीकार कर लेता है। इसके बाद सारे षड्यंत्रकारी वहाँ से चले जाते हैं। एंटोनी मरे हुए सीज़र से उसकी मौत का बदला लेने का प्रॉमिस करता है। फ्यूनरल के मौके पर ब्रूटस जनता को बताता है कि सीज़र कैसे सत्ता की लालच में आ गया था और वो राजा बनना चाहता था, और सारी जनता उसकी गुलाम बन जाती, उनकी सारी आज़ादी छीन ली जाती। इसलिए जो भी किया गया है वो जनता और देश के हित में किया गया है। उस समय जनता ब्रूटस की बातों से कन्विंस हो जाती है। इसके बाद एंटोनी ने बोलना शुरू किया। एक एक करके वह सारी बातें बताने लगता है। उसने बताया कि वह सीज़र ही था जिसने जनता को बार बार दुश्मनों से बचाया था। उसी की वजह से रोम इतना धनवान बना था और उसी की वजह से सारे दुश्मनों पर विजय मिली थी और रोम का इतना नाम हुआ था। अगर सीज़र राजा बनना चाहता तो उसने 3 बार राजा बनने से मना क्यों कर दिया? वो तो पहली बार में ही राजा का मुकुट पहनकर बैठ जाता। फिर उसने सीज़र की लिखी वसीयत पढ़ी, जिसमें लिखा था कि रोम के हर नागरिक को बहुत सा धन दिया जाएगा और उसके सारे बगीचे जनता को उपहार में दे दिए जाएंगे। इसके बाद एंटोनी ने सीज़र की डेड बॉडी से कपड़ा हटाया और बताया कि सीज़र का कितनी बुरी तरह से मर्डर किया गया था। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता, जैसा इन लोगों ने अपने दोस्त सीज़र के साथ किया है। अब जनता को हकीकत पता चल चुकी थी। अपने प्रिय नेता सीज़र के चाकुओं से गोदे हुए शरीर को देखकर लोग भड़क उठे। ब्रूटस और केशियस को गद्दार बोलते हुए जनता ने उन सबको रोम से बाहर निकाल दिया। एंटोनी और केशियस का गोद लिया बेटा ऑक्टेवियस षड्यंत्रकारियों से बदला लेने की तैयारी करने लगते हैं। केशियस और ब्रूटस भी अपने आर्मी के साथ लड़ने की तैयारी करते हैं। इसी बीच ब्रूटस को पता चलता है कि केशियस ने सीज़र को मारने के लिए रिश्वत ली थी। दोनों में बहस होती है। अब तक ब्रूटस को लगा था कि उसने सीज़र को जनता के हित में मारा है, लेकिन अब उसे केशियस की हकीकत पता चल गई थी। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी पता चलता है कि ब्रूटस की वाइफ ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद ब्रूटस और केशियस वापस मिल जाते हैं और लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। जल्द ही लड़ाई शुरू हो जाती है। षड्यंत्रकारी हारने लगते हैं। फिर केशियस को पता चलता है कि उसका दोस्त टीटीनस पकड़ा गया है, तो वो तलवार से खुद को मारकर सुसाइड कर लेता है। लेकिन टीटीनियस पकड़ा नहीं गया था। केशियस को गलतफहमी हो गई थी। जब टीटीनियस को केशियस की डेथ का पता चलता है तो वो भी सुसाइड कर लेता है। ब्रूटस को भी केशियस और टीटीनियस की डेथ का पता चलता है। फिर वो बची कुछ ही सेना लेकर लड़ाई के लिए निकलता है। जब उसकी सेना हार जाती है तो वो भी खुद को तलवार भोंककर सुसाइड कर लेता है और कहता है कि शायद अब सीज़र की आत्मा को शांति मिल जाएगी। ऑक्टेवियस और एंटोनी वहाँ पहुँचते हैं। एंटोनी कहता है कि ब्रूटस दिल से अच्छा था, क्योंकि बाकियों ने तो स्वार्थ और जलन की वजह से सीज़र की जान ली थी, लेकिन ब्रूटस ने सच में जनता के हित को ध्यान में रखकर ऐसा किया था। ऑक्टेवियस कहता है कि ब्रूटस को शाही सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। इसके बाद सब लोग जीत का जश्न मनाने चले जाते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।